Hello student, so this is our first lecture on the political vocabulary। ये सभी एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट रहेगा। अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो और समझ नहीं आ रही, या फिर पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहते हो लेकिन ये नहीं समझ आ रहा है कि कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें, तो आपके लिए सबसे बेस्ट लेक्चर रहेगा कि पॉलिटिकल वोकेबलरी। इसमें आपको पॉलिटिकल जो टर्म्स हैं, पॉलिटिकल वर्ड्स हैं, उनका ईजीएस्ट वे में आपको मतलब समझ आ जाएगा। हमारा फर्स्ट जो वर्ड रहेगा वो है सांप्रदायिकता। देखिए, सांप्रदायिकता के दो कंसेप्ट है, एक रहेगा हमारा पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? देखो, पॉजिटिव में क्या है कि जब कोई भी लोग, ठीक है, कोई भी अपने समुदाय धर्म के प्रति लगाव है, ठीक है, सभी को अपने समुदाय अपने धर्म के प्रति लगाव होता ही है, जिसमें अपने समुदाय के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सुधारों के लिए प्रयास करना है। ठीक है, मतलब क्या है कि हम सभी क्या करेंगे, कम्युनिटी बनाएंगे अपने स्पेसिफिक धर्म को लेकर कि हाँ जी, इस धर्म से रिलेटेड हमने एक कम्युनिटी बनाई, समुदाय बनाया और हम उसके अच्छे के लिए काम करेंगे। तो ये तो है पॉजिटिव में सांप्रदायिकता। लेकिन जब वही कम्युनिटी जो एक स्पेसिफिक धर्म से रिलेटेड है दूसरे धर्म के लोगों के अगेंस्ट काम करे, मतलब कि जब कोई भी धार्मिक समुदाय अपने राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्वार्थों को पूरा करने के लिए अन्य धर्मों की अवहेलना अन्य धर्मों की अवहेलना या फिर नुकसान पहुंचाए, तो उसे हम कहेंगे सांप्रदायिकतावाद। ठीक है, तो ये सांप्रदायिकता वर्ड है ना, ये बहुत ही कन्फ्लिक्टेड वर्ड है, रहता है अपने आप में, और ये आज से नहीं है, एशियन टाइम से भी चलता आ रहा है ये। तो सबसे पहले देखो, सामाजिक सांप्रदायिकता क्या होती है कि जैसे कि हम किसी से रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, भेदभाव करते हैं, कास्ट बेस्ड, ठीक है, लोगों को अलग अलग कर देना। सभी की क्या है कि धर्म अलग अलग अपनाते हैं, अपनी कास्ट अलग अलग है, ठीक है, जिसमें उन्हें कभी कभी एक दूसरे के साथ ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, कास्ट और कम्युनिटी लड़ाई भी करनी पड़े। ठीक है, अब क्या है कि अपने कास्ट से रिलेटेड कोई भी लड़ाई होगी, ठीक, किसी को गलत जातिवादी शब्द बोल देना, ठीक है, तो एक सांप्रदायिकता होगी, कौन सी? सामाजिक। ठीक है, और ऐसे ही क्या है कि राजनीतिक सांप्रदायिकता में क्या आता है कि जो नेता है, ठीक है जी, वो क्या करते हैं, समुदाय विभाजन की सोच को बढ़ावा देते हैं आजकल के टाइम के नेता। ठीक है, धर्म के विचारों को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो भारत के अंदर सांप्रदायिकता आई कैसे? जब हम ये चीज़ पढ़ते हैं कि भारत के अंदर सांप्रदायिकता आई कैसे, तब हम ब्रिटिश रूल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जब हम बात करते हैं भारत के अंदर सांप्रदायिकता कैसे है, तो हम बिफोर इंडिपेंडेंस देखते हैं। तो जब ब्रिटिश रूल था तो ब्रिटिश ने फॉलो किया कि इसको डिवाइड एंड रूल के कंसेप्ट को, मतलब कि तोड़ो और राज करो। तो ये इतना फैला दिया ना इन्होंने कि 30 दिसंबर 1906 को एक मुस्लिम लीग का, ठीक है, स्टेब्लिशमेंट हुई, यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी ने अपने लिए एक लीग बनाई, ठीक है, एक सभा बना ली। ठीक है, चलो ठीक है, कि अपने सोशल वेलफेयर के लिए, यानी कि मुस्लिमों के वेलफेयर के लिए बनाई, ठीक है जी। ऐसे ही 1907 के अंदर हिंदू महासभा बनी, वो हिंदुओं के लिए, ठीक है। अब तक तो ये सही चल रहा है कि हाँ जी, अपने वेलफेयर के लिए दोनों कम्युनिटी ने क्या किया कि एक अलग अलग, यानी कि एक सभा बना ली। ठीक है, बात कहाँ आती है, जब यही सभा एक दूसरे के अगेंस्ट होगी, अपने वेलफेयर करने के चक्कर में एक दूसरे के जब ये अगेंस्ट हो जाती है, तब आती है सांप्रदायिकतावाद। ठीक है, तो 1940 के अंदर डिमांड की गई मुस्लिम लीग के द्वारा दो नेशंस की, यानी कि दो राष्ट्र की, टू नेशन थ्योरी के ऊपर इन्होंने जोर दिया। यानी कि इसके अंदर क्या था कि जब देश आज़ाद होगा तो एक देश नहीं, दो राष्ट्रों की मांग की थी, यानी कि पाकिस्तान, जो कि स्पेशली किसके लिए? मुसलमानों के लिए, यानी कि मुस्लिम लीग के लिए। ठीक है जी, मांग की थी इन्होंने ब्रिटिशर्स से। और अगर हम बात करें आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है, और 15 अगस्त 1947 को इंडिया। तो ये जो टाइम, आज के टाइम पे जब हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो आज के टाइम हम बड़ा जश्न मनाते हैं, लेकिन ये जो दिन थे, ये जो पूरा अगस्त का महीना था, ये पूरा खून खराबे से भरा हुआ था, क्योंकि जहाँ पे भी अल्पसंख्यक, मतलब कि जिस कम्युनिटी की कम लोग रहते थे, तो वो दूसरी जो कम्युनिटी के लोग थे उन पे हमला करते थे। तो बहुत ही खून खराबे वाला टाइम था ये। ठीक है, तो जब से भरी हुई एक दूसरे के मन में रोष है, ठीक है, वो हमें आज भी देखने को मिलते हैं, गुस्सा एक दूसरे के प्रति। और एट प्रेजेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो क्या होता है कि अगर मान लो इंडिया के अंदर मुस्लिम के प्रति कुछ भी अगेंस्ट में अगर कोई भी ऑर्डर, यानी कि कुछ भी काम किया जाता है, तो पाकिस्तान की जो मीडिया है उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाती है। और ऐसे अगर मुसलमान कुछ भी गलत काम करते हैं, तो जो
इंडिया की मीडिया है उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाती है, और जो आज के पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, वो तो हिंदू मुस्लिम कर ही रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता को बढ़ाने के अंदर अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, क्योंकि देखो सांप्रदायिकता खत्म नहीं हो सकती लेकिन कम की जा सकती है, और आज के टाइम पे से कोई खत्म ना तो कम कर रहा है, ना ही खत्म तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ बढ़ा रहे हैं। उसके बाद आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड जो आपको पॉलिटी में तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, वो है संविधान। संविधान एक्चुअल में होता है क्या, देखो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें देश को या फिर किसी भी शासन को कैसे चलाया जाएगा, उसके अंदर रूल रेगुलेशन क्या रहेंगे, मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट कैसे होएगी, चुनाव यानी कि इलेक्शन के बारे में लिखा हुआ कैसे होएगा वो, ठीक है, पूरा प्रोसीजर। तो जो भारत का संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को वो बन के तैयार हो चुका था, लेकिन वो लागू हुआ 26 जनवरी 1949 को, ठीक है। अब देखो ये इतना टाइम का गैप क्यों डाला है, मेन बात ये है कि जो भारत का संविधान है ना वो तैयार तो हो गया था 26 नवंबर को 1949 में, और लागू हमने किया इसको 26 जनवरी 1950 को। बात यह है कि 26 जनवरी 1930 को ना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी कि जो भारतवर्ष भारत राज्य है, ठीक है जी, इसकी हम पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे, यानी कि पूरे के पूरे तरह से इसको आज़ाद करने की मांग करेंगे। उसके बाद जब हम देखते हैं भारतीय संविधान के अंदर जो प्रेजेंट में जो है ओरिजिनली जो भाग यानी कि पार्ट्स रहे हैं, जब हम बात करते हैं 1950 यानी कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो 22 भाग थे और आज के टाइम पे 25 भाग हैं। पहले 365 इसके अंदर अनुच्छेद थे और आज 450 अनुच्छेद हैं। अनुसूची की बात करें तो 8 अनुसूचियां पहले थी और 12 अब हुई हैं। तो ये कैसे होगी, तो ये हुई है अमेंडमेंट से, अमेंडमेंट, ठीक है, यानी कि संशोधन के द्वारा। संशोधन क्या होता है, यानी कि कुछ चेंज करना, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है कि आपसे पूछ लिया जाता है कि ओरिजिनली भारतीय संविधान के अंदर कितने अनुच्छेद थे या ओरिजिनली अनुसूचियाँ कितनी थी और आज के समय में कितनी है। तो ये चीज़ आप ये चार्ट इसको ज़रूर नोट कर लेना। संविधान के बाद जो हमारे पास शब्द रहता है वो है संवैधानिक और गैर संवैधानिक। संवैधानिक क्या होता है, संवैधानिक वे संस्थाएं या फिर इंस्टीट्यूशन रहते हैं जिनके बारे में या फिर जिस प्रोसीजर के बारे में हमें संविधान के अंदर लिखा हुआ मिल जाता है, जैसे फाइनेंस कमीशन होगी, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गए, इनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर संविधान के अंदर है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कैसे यानी कि सुप्रीम कोर्ट काम करेगा, कैसे जजेस की अपॉइंटमेंट होगी, कैसे इनके अगर जजेस की हमें क्या नंबर बढ़ाने हैं कोर्ट के इनके, तो हम कैसे जजेस के नंबर बढ़ा सकते हैं, कैसे इनका यानी कि अपॉइंटमेंट क्या प्रोसीजर रहेगा, ऐसे ही हाई कोर्ट का क्या प्रोसीजर रहेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं गैर संवैधानिक की, तो इसमें हम लेते हैं कि वे संस्थाएं या फिर इंस्टीट्यूशन जिनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, इनके स्टैब्लिशमेंट यानी कि इनकी स्थापना के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्लियामेंट के अंदर ना एक स्पेसिफिक बिल पास करना पड़ता है। अगर वो बिल पास हो जाता है बहुमत से, ठीक है, तब हम उसकी स्टैब्लिशमेंट करेंगे, यानी कि जो इसकी स्टैब्लिशमेंट रहेगी, स्थापना होगी, वो एक स्पेशल पर्पस से रहेगी, यानी कि कोई अगर काम हुआ ना तब होए किसकी, ठीक है, जैसे कि नीति आयोग हो गया, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लोकपाल लोकायुक्त। लोकपाल लोकायुक्त ये क्या है, एंटी करप्शन बॉडी रहती है, ठीक है। तो ये क्या है कि हमारे संवैधानिक क्या है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रहती है, और गैर संवैधानिक है जो हम क्या है कि अलग से हम इसको बनाते हैं, इसके बारे में हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई प्रोसीजर नहीं दे रखा है। उसके बाद जो शब्द रहता है हमारे पास वो है संशोधन, यानी कि अमेंडमेंट। संशोधन शब्द शोधन का मतलब रहता है, जिसका मतलब रहता है चेंज। इन द मीन्स ऑफ चेंज इट्स कुछ नया ऐड करना और रिमूव करना, कुछ हटाना, ठीक है। तो पॉलिटी के अंदर इसका मतलब रहता है किसी भी दस्तावेज, कानून, अनुबंध या फिर संविधान के अंदर बदलाव करना, और बदलाव करने का मतलब है या तो कुछ नए सेक्शन या आर्टिकल को जोड़ना या फिर हटाना, ठीक है। और जब हम बात करते हैं संशोधन की प्रक्रिया यानी कि प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये कहाँ पे मिलता है हमें, आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 368 के अंदर हमें मिलता है। ये रहता है हमारे पास 20 पार्ट के अंदर, यानी कि 20 भाग के अंदर रहता है।
ठीक है। 368 आर्टिकल के अंदर हमें प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट यानी कि प्रोसीजर कैसे अमेंडमेंट कैसे किया जाएगा इसका पूरा प्रोसीजर रहता है। जब हम बात करते हैं अमेंडमेंट के प्रोसीजर के बारे में, प्रक्रिया के बारे में, तो ये दो टाइप से होती है। देखो, एक तो रहती है सिंपल मेजोरिटी, मतलब कि कोई भी क्या है कि पार्लियामेंट के अंदर दोनों हाउस की मेजोरिटी चाहिए तो हम चेंज कर सकते हैं कुछ भी। लेकिन जब हम बात करते हैं स्पेशल मेजोरिटी की, तब आता है कि हमें एक स्पेसिफिक उस चेंज से रिलेटेड बिल बनाना पड़ता है। ठीक है, एक पूरी दस्तावेज बनाना पड़ता है जिसके ऊपर हमें पार्लियामेंट की 2/3 मेजोरिटी चाहिए ही चाहिए है। तो अदरवाइज़ अगर उसको 2/3 मेजोरिटी नहीं मिलती तो वो बिल पास नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या रहता है हमारा स्पेशल मेजोरिटी। उसके बाद जो वर्ड रहता है वो है मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट क्या होते हैं कि मानव के वे मूल अधिकार जिनके बिना जीना संभव ना हो, यानी कि मुश्किल हो जाता है जिनके बिना जीना, वो हमारे मौलिक अधिकार हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आप मेरे को किसी कमरे में बंद कर दीजिए और मेरे को खाना पीना ना देंगे, तो मेरा क्या जीवन जीना संभव होगा? ऐसे ही जीवन जीने के लिए ये अधिकार बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इनसे पहले हम बात करें, अगर हम 1947 से पहले भारत के अंदर, ठीक है, क्या था कि वर्ण व्यवस्था थी, अच्छी खासी चल रही थी। ठीक है, वर्ण व्यवस्था एक काम के ऊपर आधार थी यानी कि बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन थी। जैसे ही वर्ण व्यवस्था ख़राब हुई और जाति व्यवस्था आई, ठीक है, और उसके बाद जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होना शुरू हुआ। तो ये सब चीज़ें ना, देखो बी आर अम्बेडकर जो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है जिनको, ठीक है, इन्होंने पर्सनली फेस कर रखा था। हाँ, जिनको स्कूल में पढ़ने तक क्लास के बाहर बिठाकर पढ़ाया गया, ठीक है, तो उनसे अच्छा यानी कि डिस्क्रिमिनेशन कौन समझेगा। तो इन्होंने जब इनको मौका मिला कि देश के अंदर कुछ चेंज करने का, तो इन्होंने सबसे पहले 7 फंडामेंटल राइट्स को इंट्रोड्यूस किए, यानी कि 7 मौलिक अधिकारों को इंट्रोड्यूस किया। और वे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं? जो 7 फंडामेंटल राइट हैं वो है हमारे पास राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड राइट टू प्रॉपर्टी। अब मैंने बोला 7 राइट, पर जब हम आज के हमारे पास बुक में पढ़ते हैं तो 6 राइट्स हैं। तो जो हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी है ना, ये हमारे पास ओरिजिनली फंडामेंटल राइट था, लेकिन बाद में अब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कर दिया गया है। आर्टिकल 301 के अंदर हमें ये मिलता है। अदरवाइज पहले क्या था, ये फंडामेंटल राइट था हमारा। अभी क्या है हमारे पास? समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट शिक्षा का अधिकार और कल्चर को प्रमोट करने का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अगर कोई भी हमारा फंडामेंटल राइट ब्रीच होता है या फिर वॉयलेट होता है तो हम उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल कर सकते हैं। मौलिक अधिकार के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट शब्द रहता है वो है हमारे पास धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता क्या होती है कि एक ऐसी विचारधारा जो राजनीतिक शासन और कानून को धर्म से अलग रखती है, मतलब कि जो राज्य का कोई स्पेसिफिक धर्म नहीं होता, ठीक है, राज्य धर्म की दृष्टि में बराबर रहेंगे, सभी को अपना धर्म करने की, धर्म को फॉलो करने की स्वतंत्रता है। कोई भी आपका जो क्या रीति रिवाज है, आप उसको कस्टम है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये तो है, यानी कि हमें धार्मिक स्वतंत्रता है, ये हमें फंडामेंटल राइट भी है हमारा, ठीक है। और धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है कि जो राजनीतिक शासन है ना और कानून है उससे धर्म अलग रहेगा। तो क्या ऐसा कुछ संविधान में भी लिखा हुआ है? तो ऐसा हमारे पास जो संविधान के अंदर अगर हम देखते हैं, राइट टू हमको क्या है कि रिलीजन टू फ्रीडम है हमारे पास, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है फंडामेंटल राइट में। और 1976 में 42वें संशोधन यानी कि 42nd अमेंडमेंट्स इसको प्रेम्बल यानी कि प्रस्तावना के अंदर भी जोड़ा गया है धर्मनिरपेक्षता शब्द को। तो इससे और क्लियर हो जाता है कि जो भारत देश है, भारत राज्य है, वो एक धर्मनिरपेक्ष यानी कि कोई स्पेसिफिक धर्म को फॉलो ना करने वाला और सभी धर्मों को एक बराबर समझने वाला देश है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में इम्पोर्टेंट शब्द रहेगा वो है लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी जो वर्ड है वो 2 ग्रीक टर्म से मिलकर बना है, डेमोस और क्रेटोस। डेमोस का मतलब होता है द पीपल एंड द क्रेटोस का मतलब होता है पावर, मीन्स कि पीपल्स पावर, जहाँ पे क्या है कि जनता अपना प्रतिनिधित्व, ठीक है,
खुद चुनाव के जरिए चुनती है उसे लोकतंत्र कहते हैं। और इस पे एक डेफिनेशन भी है। तो डेफिनेशन है हमारे पास, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपल फॉर द पीपल एनी बाय द पीपल। मीन्स कि लोकतंत्र क्या है कि सरकार जनता के लिए, जनता की, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार। ठीक है, तो ये क्या है, लोकतंत्र। यानी कि जब हम अपने जो प्रतिनिधित्व है या फिर हम गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो हम वोट के जरिए ही तो चुनते हैं ना, तो फिर क्या है कि लोकतंत्र का है ये। ठीक है, लोकतंत्र के पास जो सबसे इम्पोर्टेंट शब्द रहता है वो है राजनीतिक दल, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर सरकार बनाने के लिए हमें राजनीतिक दलों की ज़रूरत रहती है। तो राजनीतिक दल क्या होते हैं कि जब ग्रुप ऑफ पीपल्स, ठीक है, क्या है कि जिन्हें राजनीति की नॉलेज होती है, ठीक है, और वो चुनाव लड़ने के लिए प्रतिनिधि के रूप में सामने आते हैं, समाज के, सोसाइटी के सामने आते हैं। ठीक है, तो ये दल किसी भी धर्म और संप्रदाय से भी जुड़े हो सकते हैं। ठीक है, और राजनीतिक दल करते क्या है, इनका एक काम है सोशल वेलफेयर करना, सोसाइटी के लिए अच्छे तरीके से वेलफेयर में काम करना। ठीक है, और इनका उद्देश्य क्या रहता है कि चुनाव लड़ना है, सत्ता हासिल करनी है और सोशल वेलफेयर करना है। ठीक है जी। अब मान लीजिए हमारे पास काफ़ी सारी पार्टीज है, यानी कि इन प्रेजेंट इंडिया के अंदर मेनली जो 6 पार्टी हैं। ठीक है जी। तो जो सत्ता के अंदर तो एक ही पार्टी है, तो बाकी पार्टी क्या है, ओपोजिशन कहलाती है। जो ओपोजिशन होती है वे क्या करती हैं, अगर जो सत्ताधारी जो पार्टी रहती है, जैसे कि जो ए पार्टी है, ठीक है, ये है हमारी सत्ताधारी पार्टी, इसको हम ऐसे से डिनोट कर लेते हैं, और जो बी और सी है ये हमारी ओपोजिशन रहेंगी इसके। तो अगर सत्ताधारी पार्टी कोई भी गलत काम करती है तो इसको सामने लेके आने का काम ओपोजिशन का रहता है, जनता के सामने ओपोजिशन लेके आएगी। ठीक है, तो ओपोजिशन का एक डेमोक्रेसी के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहता है, ताकि क्या है, जो डेमोक्रेसी के अंदर जो सत्ताधारी पार्टी रहती है हमारे पास, ठीक है, जैसे कि ए पार्टी है, ठीक है, ये कुछ समाज के अगेंस्ट कुछ काम ना कर दे। ठीक है, तो समाज के वो चीज़ सामने लेके आना, समाज के जो सोसाइटी के वेलफेयर में क्या क्या काम होने हैं, क्या क्या काम नहीं हुए हैं, ठीक है, और इनके अंदर यानी कि जो सत्ताधारी पार्टी है क्या क्या कमियां हैं, वो टाइम टू टाइम इनको दिखानी रहती है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है कि ओपोजिशन का भी डेमोक्रेसी के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहता है। जो ओपोजिशन पार्टी है वो जो सत्ताधारी पार्टी को क्या है कि एक तरीके से ये मान के चलिए कि आप डोमिनेट नहीं करने देगी, डोमिनेंस नहीं आने देगी, क्योंकि क्या है कि अगर ए पार्टी जीत गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी रूल रेगुलेशन वो अपनी मर्जी से बनाएगी, ऑपोजिशन सामने लेके आएगी। अगर उस रूल रेगुलेशन के अंदर कोई खामियां है कि ये नहीं कि सिर्फ अपने बारे में सत्ताधारी पार्टी नहीं सोचेगी कि पूरे समाज को एक साथ लेके चलेगी। उसके बाद हमारे पास जो शब्द आता है वो है गठबंधन सरकार, यानी कि कोलेशन गवर्नमेंट। कोलेशन जो वर्ड है एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है टू ग्रो टुगेदर, यानी कि एक साथ विकास। तो लेकिन जब हम पॉलिटिकली बात करें तो इसका मतलब क्या है कि जब दो या दो से अधिक राजनीतिक दल सरकार बनाने के लिए एक साथ आते हैं या फिर एक साथ हाथ मिलाते हैं ना, तब उसे बोलते हैं हम गठबंधन सरकार। ठीक है, यानी कि जब दो या दो से अधिक जो है हमारे राजनीतिक दल है वो एक साथ आएंगे, ठीक है, और एक सरकार का निर्माण करेंगे, दिखाएंगे कि हाँ हम इकट्ठे हैं, कोलेशन में हैं और हमारे पास सीट ज़्यादा है, इसलिए सरकार हमारी गवर्नमेंट बनेगी। ठीक है जी। तो जैसे कि मान लीजिए जो ए पार्टी है हमारे पास, ये पार्टीज हैं ए बी सी। ए पार्टी है जो जीत तो चुकी है, ठीक है, अच्छी खासी वोट है इसके पास, यानी कि इन दोनों बी और सी से ज़्यादा वोट है, लेकिन इनफ सीट्स नहीं है, इनफ वोट सीट्स नहीं है इसके पास कि सरकार बना सके। तो ये क्या करेगी, ये बी या फिर सी के साथ हाथ मिला लेगी और अपनी जो इनफ सीट्स या फिर इनफ वोट्स जितनी इसको चाहिए हैं, ठीक है, वो पूरी करके अपनी सरकार बनाएगी। तो ये होती है गठबंधन सरकार। इसके लिए क्या है कि दो या दो से अधिक राजनीतिक दल होने चाहिए, तो वो इकट्ठे आएंगे, इकट्ठे यानी कि क्या है कि अपने जो वोट हैं वो एक साथ इकट्ठे कर लेंगे। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज दल बदल, विच मीन्स जब सांसद या विधायक एमपी या एमएलए एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल को ज्वाइन कर लेता है ना, उसे दल बदल कहते हैं। मीन्स कि उसने इलेक्शन तो लड़ा है ए पार्टी से, ठीक है, बट आफ्टर सम टाइम
वो ज्वाइन कर लेता है बी पार्टी को। तो ये क्या है, आज ये यहाँ कल यहाँ, ठीक है। और जब ये डिफेक्शन यानी कि दल बदल होना स्टार्ट हुआ तो पार्टीज ए से बी, बी से सी एंड देन अगेन ए को ज्वाइन कर लेना। तो इससे क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी में या फिर गवर्नमेंट इनस्टेबल हो रही थी, ठीक है। तो हमने क्या किया 52nd अमेंडमेंट में 52nd अमेंडमेंट से हमने क्या कर दिया, एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आए, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद सरकार को जो क्या है, राजनीतिक दलों को सरकार बनाती है, ठीक है, वो है मत के जरिए अपना चुनाव देके, ठीक है जी। तो अगला जो शब्द रहेगा इसी से रिलेटेड है कि सार्वभौमिक मत अधिकार, मतलब कि भारत के सभी 18+ नागरिक हैं जितने भी, ठीक है जी, मेल फीमेल, ठीक है, ट्रांसजेंडर, ठीक है, सभी को क्या है कि अपना वोट देने की स्वतंत्रता है। अच्छा, इसको हमें इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी है, तो सभी को पता है, ये आज के टाइम पे हम सभी को पता है। लेकिन जब हम बात करें एशियन टाइम की या फिर पुराने टाइम की, तो जो वोट देने का अधिकार सभी को होता था, लेकिन ना तो कोई स्त्री वोट करती थी, यानी कि ना तो कोई वुमेन करती वोट देती थी, और ना ही कोई लोअर कास्ट के पर्सन देते थे। लेकिन आज के टाइम पे सभी को किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी को वोट देने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर द मोर रिलेटिव पॉलिटिकल वीडियोस। एंड उसके बाद हम क्या कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे, और आगे हमारे जो लेक्चर्स रहेंगे वो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड रहेंगे, और भी आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी से रिलेटेड लेक्चर इसमें मिलते रहेंगे। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।